हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र का पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पार्ट के एक्सप्लेन करूंगा या मैं इसको विस्तार से आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको प्रस्तावना दे देता हूं। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जैसा कि आप जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उससे पहले 14 अगस्त को भारत से अलग काटकर एक नया देश भारत विश्व भूगोल पर आया, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त की रात्रि को और भारत को आजादी 15 अगस्त को। इस तरीके से इंडिया से दो मुल्क अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र कहलाए, जिसे हम एक भारत कहते हैं, और दूसरा जो मुस्लिम वो पाकिस्तान कहलाया। वो क्या कहलाया? पाकिस्तान कहलाया। अब जब भारत में जब देश का निर्माण हुआ, जब देश आजाद हुए, तो उस समय हमारे देश में कुछ बहुत सारी समस्याएं थी। क्या आखिर राजनेताओं के सामने ये समस्याएं थी कि आखिर हम राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उनको किस तरीके से ठीक कर पाएंगे ताकि देश का निर्माण सही तरीके से हो सके। उसमें राष्ट्र निर्माण की कुछ उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी वे कुछ इस तरीके से हैं। एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र को कायम रखना, आर्थिक विकास हेतु नीतियां बनाना। सबसे पहले एकता के सूत्र में बांधना, यानी जब देश आजाद हुआ उस समय भारतवर्ष में बड़े स्तर पर दंगे हुए, वो इधर भी हुए, वो उधर सरहद के उस पार भी हुए। तो उस समय राजनेताओं के सामने सबसे बड़ी चीज ये थी कि वे जो उस समय देश के नेता थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे गांधी जी हो, या अन्य जितने भी नेता थे, उनके सामने बहुत सी समस्या थी कि देश को कैसे एक सूत्र में बांधा जाए। इसलिए वे हर संभव उस प्रयास को करना चाहते थे ताकि लोग एक सूत्र में बने रहें, क्योंकि लोग लंबे समय से जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता आदि चीजों में जकड़े हुए थे। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि भारत विभाजन का जो एक मुख्य कारण था वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को लेकर देश में एक जो अलग प्रकार का एक माहौल था। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के नेताओं ने भारत से अलग होकर अपना एक नया राष्ट्र बनाने का सिद्धांत दिया। हालांकि इस सिद्धांत के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। विरोध किया। तो ये समस्या उस समय राजनेताओं के सामने था। दूसरा, लोकतंत्र को कायम रखना, यानी सरकार को इस तरीके से प्रयास करने थे कि जो लोकतांत्रिक देश की हमने परिकल्पना की है, हमने अंग्रेजों से आजादी पाई है, इस तरीके के नियम बनाए जाएं, इस तरीके का संविधान तैयार किया जाए जिससे देश में लोकतंत्र कायम रह सके, देश में लोकतंत्र कायम रह सके। आर्थिक विकास हेतु नीति तीसरा पॉइंट था, यानी जो विकास, अब देश को किस तरीके से विकास की राह पर लाया जाए, देश को किस तरीके से विकास की राह पर लाया जाए, तो उस चीज को देखते हुए हमारे देश में तमाम प्रकार की नीतियां बनाई गई, जो कि आगे चल के, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना ये इसी का एक उदाहरण है, जिसमें सरकारों ने आगे आने वाले वर्षों का पूर्व में ही अनुमान लगाया ताकि हम एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और हमारे देश की आर्थिक तरक्की हो सके। तो ऐसी कुछ चुनौतियां थी नई सरकार के सामने जब देश आजाद हुआ। ठीक है, आपके अगली हेडिंग है आपके चैप्टर में विभाजन एवं कठिनाइयां। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, जिसमें भारत के दो राज्य पंजाब और बंगाल को बांट दिया गया। भाई, एक पीओके रह गया और एक आईओके रह गया, एक पाक अधिकृत, एक पंजाब क्षेत्र, ऐसे ही कश्मीर को बांट दिया गया, ऐसे ही पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जिसे आज हम
बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और उससे पहले वो भारतीय क्षेत्र बंगाल सूबे का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है ना। तो ये विभाजन हुआ। अब विभाजन के दौरान तमाम प्रकार की कठिनाइयां आई। उसमें सबसे बड़ा जो कठिनाई आई लोगों को, कि लोगों को अपने घरों को छोड़कर, भाई जब विभाजन हुआ तो उस समय लोगों के सामने ये एक राय रखी गई उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहें वो हिंदुस्तान में रहें और जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहें वो पाकिस्तान में जाएं। हालांकि ज्यादातर मुस्लिम पाकिस्तान की ओर चले गए, कुछ हिंदू भी पाकिस्तान की ओर चले गए, लेकिन ऐसा हो के भी कठिनाइयां पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई या उनका समाधान नहीं हो पाया। इस दौर में कई लोगों को अपनी जो पैतृक जमीन है छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़ा और वहां के लोगों को भारत में आकर रहने लगा। तो इससे उनकी जो निजी संपत्तियां थी, जो उनके कारोबार थे, ये सब चीजें उनकी जहां की तहां छूट गई। ठीक है। इसके अलावा और भी, जैसे कि विभाजन के दौरान बड़ी मात्रा में कत्लेआम हुआ, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सभी को मारा गया और कई लाख संख्या में लोग, दोनों तरफ के लोग हताहत हुए। तो ये ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां थी जो सरकारों के देखरेख के बावजूद, यानी ब्रिटिश शासन के देखरेख के बावजूद, ये सही तरीके से इन कठिनाइयों का समाधान नहीं हो पाया। ठीक है। एक पॉइंट है आपके विभाजन की परिस्थितियां। अगर ऐसी क्या समस्याएं रही इस मुल्क में, इस भारत देश में, कि मुस्लिम लीग को लगा कि अब हमें अपना एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना होगा। तो जैसा इतिहासकार बताते हैं, तो शुरू से ये लग रहा था कि पाकिस्तान लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वे अल्पसंख्यकों को या अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर भारत में लंबे समय से इस बात को आवाज उठा रहे थे कि भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति जो दुराभाव है, इस तरीके से हम लंबे समय तक इस देश में नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि धार्मिक जो समुदाय वाली बात है ना, कि धार्मिक आधार पर भारत के दो विभाजन हुए, भारत के दो हिस्से हुए। ठीक है। एक बार फिर बता दूं कि जब भारत के विभाजन की बात आई, तो उस समय जो भारत के दो क्षेत्र, पंजाब सूबा और बंगाल सूबा, इन दोनों को बांट दिया गया। बंगाल के दो हिस्से हुए, पश्चिम बंगाल जो आज मौजूद है, पूर्वी बंगाल जो उस समय पाकिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो संख्या थी वो किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। मुसलमान समुदाय वहां पर रहा करते थे। ठीक है। इस तरीके से, हालांकि वो बाद में पाकिस्तान के जब क्षेत्र हुए तो पाकिस्तान में वहां पर जब ज्यादा आक्रमण किया, ज्यादा अत्याचार किए, तो हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सहयोग से और बंगाल के नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उस देश ने 1971 में आजादी पाई। ठीक है। तो ये तो भारत के ना विभाजन की परिस्थितियों के आधार पर आप कह सकते हैं धार्मिक जो आधार था वो सबसे बड़ा आधार था विभाजन के लिए जिम्मेदार। विभाजन के परिणाम यानी ये तो आप भी जानते हैं कि जब विभाजन हुआ तो बहुत सारी समस्याएं इस देश में भी रह गई और बहुत सारी समस्याएं उस देश में भी रह गई। तो इसके आधार पर क्या हुआ कि जो भी विभाजन हुआ उसमें दोनों ही देश के बाशिंदों को, लोगों को बहुत हद तक तकलीफें हुई, लेकिन अब वे अपनी संपत्तियों को छोड़ने के लिए, अपने सामानों को छोड़ने के लिए, दूसरा इससे कहीं ना कहीं जो देश की भौगोलिक स्थितियां थी उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। लोगों को इस सरहद के उस पार जाने में और सरहद के इस पार रहने में उनकी अपनी जो पैतृक संपत्तियां थी, उनके जो अपने जमे जमाए कारोबार थे, वे कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ने पड़े, जिससे उनकी आगे चल के जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हुई। एक पॉइंट है आपका रजवाड़ों का विलय। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 500 देशी रियासतें भारत में अलग अलग तरीके से शासन कर रही थी और वे चाहते थे कि हम स्वतंत्र, हम देश, ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे ना हम भारत में शामिल होंगे, हम स्वतंत्र अपना एक देश बनाएंगे या हम एक सिंगल डोमिनेंट रहेंगे। तो इस रजवाड़ों के तहत सरदार पटेल ने, क्योंकि सरदार पटेल को आजादी के बाद ये जिम्मा सौंपा गया
कि आप इन रजवाड़ों को विलय करेंगे। सरदार पटेल ने लगभग सभी रियासतों को सम्मानपूर्वक बातचीत के जरिए, धमकाकर या अन्य प्रलोभन देकर भारत संघ में क्या कर लिया, उन्हें जोड़ लिया। लेकिन अंत में आते आते एक समस्या भारत के सामने जो रह गई, कश्मीर समस्या। क्या रह गई? कश्मीर समस्या, जो तब से लेकर आज तक भारत की एक विकट समस्या बनी हुई थी, जहां पर लंबे समय से नरसंहार, आतंकवाद उस क्षेत्र की बहुत बड़ी क्या थी, समस्याएं थी। लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में जो भारतीय कश्मीर है वो दो हिस्सों में है। एक पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, एक कहा जाता है भारत अधिकृत कश्मीर। पीओके और आईओके ये 1947 से जो स्थिति आज तक बनी हुई है, ये वो स्थिति है। हालांकि बाद में आगे चलकर इन राज्य को, जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दिया गया था 370 प्रावधान के तहत। वो भारतीय संसद में अगस्त 2019 में उस अनुच्छेद को हमेशा के लिए हटा दिया गया। और अब ये माना जाए कि भारत संघ में जम्मू कश्मीर को पूर्णतः मान लिया गया है। अगला पॉइंट देखिए आप, राष्ट्र निर्माण में बाधा। ये आपकी जो लास्ट टॉपिक है, राष्ट्र निर्माण में बाधा। कुछ समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता, जातिवाद, अस्पृश्यता, क्षेत्रवाद और अन्य समस्याएं, जैसे दहेज प्रथा और भ्रष्टाचार। इनको मैं आपको सांप्रदायिकता, देखिए ये किसी भी देश के राष्ट्रीय निर्माण में सबसे ज्यादा कठिन ये जो पहलू हैं, ये सबसे ज्यादा राष्ट्र निर्माण में बाधक होते हैं। जैसे पहला है कि सांप्रदायिकता। देखिए भारत जैसे देश में कई धर्म के लोग, खासकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग भारत में रहते हैं। लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की जो एक जो प्रकार की जो आप कहते हैं क्षमता है, या जो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं जब हम एक दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या दूसरा धर्म हमारे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो ये एक तरीके से सांप्रदायिक ताकतें होती हैं। आपने सुना होगा कि भारत में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वे हिंदू और मुसलमान के बीच हुए हैं। और यही भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ी एक समस्या है जो आज तक निरंतर चलती आ रही है। आज आप देखते हैं सांप्रदायिक के आधार पर आप कभी कभी घटनाएं देखते हैं, कभी किसी मस्जिद को तोड़ दिया गया, कभी किसी मंदिर को ढा दिया गया, कभी किसी मूर्ति को, कभी कहीं, यानी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं देश में जो सांप्रदायिक रंग को परवान चढ़ाती हैं और देश में दंगा फैल जाता है। ठीक है। नंबर 2, जातिवाद। देखिए जातिवाद आज के समय में भारत की जनता में, भारत के राजनेताओं में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके लिए यह भी एक राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है कि लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है कि अमुक जाति छोटी है, अमुक जाति बड़ी है। यानी आज हमारे क्षेत्र में जातियों को लेकर लोगों में तमाम प्रकार के मतभेद हैं, जो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में क्या है, एक बाधा के तौर पर देखे जाते हैं। अस्पृश्यता, छुआछूत, यानी आज भी भारत में तमाम समुदाय, खासकर हिंदुओं के अंतर्गत या मुसलमानों के अंतर्गत, यानी सभी धर्मों के अंतर्गत कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनसे लोग छूना, बात करना, उनको अपने सामने खड़ा होना, इस तरह की बातों को लेकर उन्हें हीन भावना से देखते हैं या उनसे घृणा करते हैं। जो कि ये अस्पृश्यता कहीं ना कहीं जिन लोगों के प्रति हम इस तरीके का भेदभाव करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये देश हमारा नहीं है, ये लोग हमारे नहीं है, ये सरकार हमारी नहीं है, और उनके अंदर देश के प्रति सदैव कटुता भाव बना रहता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने लोगों के साथ ये छुआछूत का बिल्कुल भी माहौल नहीं बनाना चाहिए, जो अक्सर आज देश में देखा जाता है।
क्षेत्रवाद, देखिए क्षेत्रवाद भी आज भारतीय जो राष्ट्र निर्माण है उसमें बहुत बड़ी समस्या है। इसमें होता क्या है, जब कोई एक हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति जब एक मराठी क्षेत्र में जाकर अपना वर्चस्व जमा लेता है तो वहां के क्षेत्रीय लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों ने आकर हमारे यहाँ क्षेत्र में रहकर हमारी नौकरियों को, हमारी संस्कृति को, हमारी कलाओं को, हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, उसको चोटिल किया है। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवाद, कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवाद लोगों में टकराव का कारण बनता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, भारत में जाकर अगर क्षेत्रवाद की बात होती है तो महाराष्ट्र की बात आती है। महाराष्ट्र में एक रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है शिवसेना। वो खासकर उत्तर भारतीयों को लेकर समय समय पर इस भावना को इंगित कराती रहती है, जिससे कि देश में कभी कभार तनाव पैदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ और अन्य समस्याएं हैं, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके।